आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से हम बिहार समग्र केबीसी नैनो की जो बुक आती है उससे बिहार का भूगोल शुरू करते हैं। ठीक, डे बाय डे कंप्लीट करते जाएंगे अंत तक। उसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे पहले मैंने बिहार समग्र से केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार का इतिहास कंप्लीट करवा दिया। हिस्ट्री तीनों सेक्शन, मॉडर्न और मिडेवल और एंशिएंट तीनों कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी को बीपीएससी के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन देखना हो साइंस का तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, वो अपलोडेड है चैनल पे। तो शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति, उच्चावच के बारे में जानना आवश्यक होता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि इसका कोई कोस्टल लाइन नहीं है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये बिहार की चौहद्दी बता दी इसने। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है? 24, 20, 10। 10 लिखना है, पीछे से देखें तो फिर 20 लिखना है, फिर 24 लिखना है। ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तरी अक्षांश से 27, 31, 15। ठीक है, कितना? 27, 31, 15 तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर कितना है? देशांतर 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40 तक पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, अक्षांश देशांतर विस्तार हमने देख लिया। अक्षांश कहाँ से? 24 से लेकर 27 और 31, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड करके होता है। तो ये याद रखना, एक एक अंक, क्योंकि बीपीएससी ने कितनी ही बार पूछा है, ये लास्ट डिजिट तक याद रखना। और 83 से 88 तक है। ठीक है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बिहार 2.86%, 2.86% है बिहार के कुल क्षेत्रफल का। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जब हुआ 2019 में, जब 370 धारा हटा दिया गया वहाँ से, उसके बाद 12वां है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां आ जाता है, क्योंकि लद्दाख इससे बड़ा है। ठीक है, लद्दाख इससे बड़ा आ जाता है। लद्दाख यूटी है ना। तो अगर हम सिर्फ राज्य को मिलाएं जो पूर्ण रूप से स्टेट हैं तो 12वां स्थान है, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो 13वां स्थान है बिहार का। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से साउथ तक 345 है और पूर्व से पश्चिम तक 483 है, 483 है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3, 4, 5, 345 और इधर से इधर उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम है 483। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। गंगा हुगली यानी कि कलकत्ता पोर्ट के पास चला जाएगा, वहाँ से समुद्र मार्ग में। बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगर दिल्ली की दूरी कितनी है? 1001 किलोमीटर। कोलकाता की दूरी 533 किलोमीटर। मुंबई की दूरी 1711 किलोमीटर और चेन्नई की दूरी 2366 किलोमीटर है। ये चारों देश के महानगर हैं, इनसे दूरी बताया है। सबसे नज़दीक किस महानगर से है? कलकत्ता से है। बिहार के सीमावर्ती जिले। झारखंड से सटे 8 जिले हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। मैंने इसके ट्रिक बताए हैं, शॉर्ट वीडियो में बनाए हैं मैंने ट्रिक, जाकर देख लेना, शॉर्ट वीडियो में 40 सेकंड का आसपास का है। नेपाल के साथ है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश के साथ है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल के साथ 3 हैं,
कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज 3 ही लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। तो झारखंड के साथ 8 लगते हैं, नेपाल के साथ 7 लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 8 लगते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले लगते हैं। झारखंड के साथ मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, बाकी जाके देख लेना। झारखंड के साथ है और भाग के जा कैनरा बैंक, भाग के जा कैनरा बैंक, इसमें सभी 8 के नाम आ जाएंगे। कैनरा बैंक, और से औरंगाबाद हो जाता है, भौ से भागलपुर जाता है, गौ से गया आ जाता है, कौ से कटिहार आ जाता है, जा से जमुई आ जाता है, और उसके बाद से नौ से नवादा आ जाता है, और इसी रौ से रोहतास आ जाता है। इसी तरह से सबके नाम आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 जिले झारखंड के साथ हो गए, नेपाल के साथ 7 जिले हो गए, उत्तर प्रदेश के साथ 8 हो गए, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हो गए। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। कितने सीमावर्ती जिले हैं? 22, जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है। 8 जिले झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, 7 नेपाल से, 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर भी है बिहार में नेपाल के साथ। बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर है। 729 किलोमीटर है। उत्तरी बिहार का सीमा लगता है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पूर्वी किशनगंज। पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पश्चिमी। ऐसे अगर देखेंगे, ऐसे बना है बिहार, मैपिंग थोड़ी सी खराब है ना। यहाँ पर कैमूर है और यहाँ किशनगंज है, तो ये लंबाई बताया सबसे पूर्वी पश्चिमी। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ऐसे बढ़ा हुआ है, ये वहाँ पर तराई भाग आ जाता है हिमालय का, यहाँ पर घाटियाँ आ जाती हैं। और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिण जिला गया है। बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से घिरा हुआ है। पटना के आसपास कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। बिहार के रोहतास जिले की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी चंपारण की सीमाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश से, कटिहार की सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से, और किशनगंज की सीमाएं नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं। चारों जो कोना है बिहार का, यहाँ पर जो भी ज़िले हैं वो 2-2 चीज़ों से साझा करते हैं। जैसे यहाँ रोहतास है, रोहतास ज़िला सीमा झारखंड और यूपी दोनों से लगता है, यहाँ पर जो रोहतास है। उसके अलावा इसने क्या बोला, पश्चिमी चंपारण जो यहाँ पर आता है वो नेपाल और यूपी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और कटिहार जो यहाँ पर आता है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से, यहाँ पर किशनगंज आता है। अगला है भूगार्भिक संरचना, यानी कि भूगार्भिक जो बिहार का है उसकी संरचना कैसी है। बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान है। ये अलग अलग कल्प बनाए गए हैं, ज्योग्राफी को बांटा गया है। तो किस में है बिहार का? चतुर्थ कल्प, चतुर्थ कल्प से कैम्ब्रियन पूर्व कल्प शैल समूहों का योगदान है। पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगार्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्कियन युग की चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। कितने? 4 भागों में बिहार के भूगार्भिक कालक्रम को विभाजित किया गया है, जिसमें कौन से? एक बिहार में चट्टानें पाई जाती है जो आर्कियन युग की है, एक विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है, एक टर्सरी चट्टानें और एक क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। बिहार में स्थित चट्टान एवं संबंधित क्षेत्र। अब कहाँ कहाँ पर कौन से चट्टान पाए? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। धारवाड़, दक्षिण पूर्वी बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अगर हम बिहार का मैप बनाएं, ये बिहार का मैप है, तो यहाँ के इलाकों में ये पाया जाता है। यहीं पर तो आता है ये दक्षिण पूर्वी बिहार, उल्टा बोल दिया मैंने। ये अगर बिहार का मैप है तो इस इलाके में आता है ये दक्षिण पूर्वी बिहार। यहीं पर मुंगेर, नवादा और जमुई तीनों जिला सब आते हैं। विंध्यन दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास से पाए जाते हैं विंध्यन के। टर्सरी बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में, और क्वाटरनरी हिमालय के तराई भागों में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में ही पाए जाते हैं। क्वाटरनरी और टर्सरी कहाँ हो गए? बिहार के ठीक ऊपर। अगर ये बिहार का मैप है। नेक्स्ट है आर्कियन युग की चट्टानें। तो अगर ये बिहार है, बिहार का मैप है, तो अब मैंने कहा, हमने देख लिया कि ये जो भाग है दक्षिण पूर्वी का, ये धारावार क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से जिले याद रखना, जिले के नाम अपने आप ही देखना कि दक्षिण पूर्वी में कौन कौन से जिले आते हैं। मुंगेर, जमुई और नवादा, यही तो आते हैं ना। अगर बिहार का मैप हम ऐसे गोल भी बना लें इस इलाके में। विंध्यन कहाँ है? अगर भारत का मैप देखा होगा, ये भारत का मैप अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर,
एक इन जनरल बनाता हूँ ऐसे, सॉरी ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर ये विंध्यन श्रेणी आती है। तो ये रोहतास के इलाके को टच करती है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, रोहतास के इलाके को टच करती है विंध्यन श्रेणी, तो वहीं पर तो होगा। तो दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास के आसपास पाई जाती है, कैमूर जिला और रोहतास के पास। टर्सरी और क्वाटरनरी ये दोनों हिमालय के क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो हिमालय बिहार में एक ही जिले में टच करता है, वह पश्चिमी चंपारण के आसपास। आर्कियन युग की चट्टानें नेक्स्ट है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक धरातलें हलचलें इस धरातल पर होती रही हैं। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। पृथ्वी जब शुरुआत में बनी तो अधिक टेम्परेचर के कारण ये यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखियों के कारण यहाँ तरल अवस्था में था, जो जब बाद में जम गई, टेम्परेचर जब कम हुआ तो ये आर्कियन युग की चट्टानें बन गई। आर्कियन युग की चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, आर्कियन क्रम और धारावार क्रम। कितने भागों में? दो भागों में, आर्कियन और धारावार। आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपर्दन क्रिया हुई, जिससे यह रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहली चट्टानों को धारावार शैल समूह कहा जाता है। अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप, अपर्दन क्या होता है? समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है किसी भी चट्टान में, ठीक है। तो अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप जो चट्टान पहली बनी उसको धारावार शैल समूह कहा गया। यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य को धारावार जिले के नाम पर हुआ है। कर्नाटक राज्य का धारावार जिला में सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध है ये, इसीलिए इसका धारावार नाम पड़ गया है, जहाँ पर मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती हैं। धारावार समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिम पूर्वी भाग, विशेषकर मुंगेर के जमुई, नवादा आदि में मिलती है। बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनका निर्माण मेसोजोइक काल में अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ था। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? जो जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो लावा बाहर निकलता है, वो जब बाद में टेम्परेचर कम होने के बाद जम जाता है तो वही आग्नेय प्रकार की चट्टान होती है। इन चट्टानों में स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट और अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में, ये आग्नेय प्रकार के चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, विशेषकर मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धारावार समूह के चट्टानें मिलती हैं। इनका विस्तार पूर्व में बांका तक है। बिहार का जो बांका जिला है वहाँ तक आती हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए बांका तक ऐसे आ जाती हैं ये, और इसमें बहुत सारी खनिजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि खड़गपुर के पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं खड़गपुर पहाड़ी की। विंध्यन समूह की चट्टानें, विंध्यन का हमने पढ़ा ही कि नॉर्थ इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच में आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके बीच के भाग का विंध्यन श्रेणी आती है, जो रोहतास से लेकर और फैली हुई है। दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। कडप्पा, ये इस कडप्पा से कुडप्पा भी बोलते हैं इसको, कुडप्पा, ठीक है। कडप्पा क्रम के बाद भारत में, कुडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जो बिहार में दक्षिण पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है। बिहार के इधर दक्षिण पश्चिम में पाई जाएंगी। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मिलती हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर का पठार जो है। नीस तथा ग्रेनाइट, धारावार एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्बियन काल से संबंधित हैं। नीस तथा ग्रेनाइट और धारावार की चट्टानें गया, नवादा, जमुई और मुंगेर इत्यादि में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि कैमूर पठार प्राचीन अवसादी सूक्ष्म कणीय बालुकास्म चट्टान, फ्लैट चट्टान, बालू आही गाद चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट ब्रेसिया, परसेलेनाइट्स चट्टानों से निर्मित हैं। ये हमें याद नहीं करना, इतना डिटेल में नहीं पूछता बीपीएससी, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना है। यहाँ चूना पत्थर, पायराइट, कांच के निर्माण के उपयुक्त बालू और पत्थर पाए जाते हैं। अगर हम इसको सही से समझ लेंगे तो हमें खनिज जो याद करने पड़ते हैं जिले वाइज, उनमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। रोहतास तथा कैमूर जिलों में सोना घाटी के मध्य, रोहतास और कैमूर जिलों में सोना घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर का यह एकमात्र स्रोत है। कहाँ पर?
रोहतास और कैमूर जिलों में सोना घाटी, सोना घाटी जो होता है ये चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत है बिहार में, सोना घाटी। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाले बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना हुई है वे छिछले सागर में जमे हुए थे। ठीक है, छिछले सागर में जमे हुए थे। जब भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियाई प्रायद्वीप से टकराए उसके बीच में पिछला छिछला सागर ही तो था। नेक्स्ट चलते हैं। विंध्यन समूह के चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन समूह। अब जो विंध्यन है उनको भी दो भागों में हमने बांट दिया है, निम्न और ऊपरी विंध्यन। निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें, अब इनमें कौन कौन सी आती है? भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ये चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी हैं, बड़ी नदियों के मुहानों के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी हैं। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत कौन से आते हैं? सेमरी कम की चट्टानें आती हैं। ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि सेमरी कम की चट्टानें किस तरह की चट्टानें हैं? तो निम्न विंध्यन समूह, विंध्यन श्रेणी में आती है ये चट्टान, और विंध्यन में भी स्पेसिफिक किसमें? निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। यह ऊपरी रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास का ऊपरी भाग यह चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है, यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें यह प्रायः नदियों की घाटियों में एकत्रित होने वाले निक्षेप से बनी है। ये कहाँ पर था? नदी का मुहाना। ये कहाँ पर है? नदी की घाटी। ऊपरी विंध्यन यानी कि नदी की घाटी, और निम्न विंध्यन तो नदी का मुहाना। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, कागलोमरेट आदि चट्टानें प्रमुख हैं। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है। रोहतास के आमझौर एवं बांजरी में पाइराइट के 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाई जाती, पाइराइट की। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। इस खनिज का उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। ठीक है, पाइराइट में, जहां देश का 75% पाइराइट उत्पादन किया जाता है। तो पाइराइट उत्पादन में बिहार क्यों अग्रणी है? क्योंकि ऊपरी विंध्यन श्रेणी के जो चट्टानें हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। रोहतास के आमझौर और बंजारी, ये इन जगह का नाम पूछ सकता है। इस समूह के चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक तथा सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। जो लाल चट्टानें दिखती हैं ना, वो इन्हीं समूहों चट्टानें से बनी हैं। लाल पत्थर से, जिनसे लाल किला और ये बड़े बड़े इमारतें बनी हैं जयपुर, दिल्ली, आगरा में, तो वो यहीं से लाई गई थी। टर्सरी चट्टानें, टर्सरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इस काल में विश्व की सबसे नवीन मोरदार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत 3 चरणों में संपन्न हुआ। इसका निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था, इयोसीन कालखंड में और ओलिगोसीन कालखंड, मायोसीन कालखंड। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है भारत की, जिसका सबसे बाद में निर्माण हुआ है। शिवालिक के बाद एक ही चीज़ का निर्माण हुआ, वो है उत्तर के मैदान का निर्माण। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण शिवालिक श्रेणी के बाद निर्मित हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी भी नवीनतम है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर के समुच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। शिवालिक क्या है? हिमालय को अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से चीन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो ये दिखेगा सबसे पहले महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसे दिखेगा। उसके बाद ये मैदान आ जाता है। ठीक है, इसके पीछे ट्रांस हिमालय का भाग है। सबसे हिमालय से पहले भी ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2। और महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत में इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा। वैसे भारत में अगर हम देखें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2। ये POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, महान हिमालय की नहीं है। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। तो ये शिवालिक श्रेणी है। सबसे नीचे की श्रेणी जो हिमालय की मिलती है, इसकी औसत ऊंचाई बिहार में 250 से 800 मीटर तक है। 250 से 800 मीटर तक ये शिवालिक श्रेणी की।
ये सब श्रेणियाँ बिहार में नहीं पाई जाती। ये अधिक ऊंचे वाले पहाड़ हैं जो नेपाल में या भारत के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब जगहों पर पाई जाती हैं। तो ये शिवालिक श्रेणी की बात हमने समझ लिया। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है जिसकी चट्टानें टर्सरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है। इन चट्टानों प्रमुख रूप से कांगलोमोरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर तथा तेथिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का संचित भंडार पाया जाता है। इन चट्टानों में संचित भंडार पाया जाता है पेट्रोलियम का। क्वाटरनरी चट्टानें प्लीस्टोसीन काल के अंतिम चरणों में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इससे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। किसमें? प्लीस्टोसीन काल में। बिहार के मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, यहाँ प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें क्वाटरनरी चट्टान की संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। जब शिवालिक का निर्माण हो गया, शिवालिक बन गया, अभी हमने पढ़ा था 2-3 हिमालय के परतें जिसमें सबसे नीचे वाला शिवालिक है। तब जब हिमालय से नदियाँ निकलनी शुरू हुई तो शिवालिक को जब तोड़ के नीचे आई, यहाँ बीच में गड्ढा था, ये दक्षिण भारत का पठार हो गया, ये बीच में गड्ढा है, इसमें गाद इन्होंने नदियों ने भरना शुरू कर दिया। तो ये भाग जो है ये मैदान बन गया उत्तर भारत का। तो अगर सबसे नवीनतम कोई निर्माण है ज्योग्राफी में भारत में तो उत्तर भारत का मैदान है। उससे पहले शिवालिक, उससे पहले हिमालय बना था। ठीक है, तो उस जो मैदानी भाग है उसको क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। प्लीस्टोसीन युग की बात है, ये अलग अलग युगों में ज्योग्राफी को बांटते हैं। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्बियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। इसका निर्माण टेथिस भूसन्नति के अंतर्गत नदियों द्वारा निर्मित हुआ। यह मैदान जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर, कांगलोमेट से बनी चट्टान से निर्मित है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है, वह प्लीस्टोसीन काल से निक्षेपित होती है, चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 23 डिग्री तो हो गया कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो बिहार से तो नहीं गुजरती है, तो 23.5 डिग्री हो गया। इससे जब 1.5 डिग्री ऊपर बढ़ते हैं 25 डिग्री के आसपास, तो क्या बोला इसने? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ, जब 25 डिग्री से भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। जो हमने अभी देखा कि नदियों ने गाद लाया और भर दिया उस खाली जगह को अपने गाद से, तो जलोढ़ की गहराई जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि तराई भागों में, तो वहाँ अधिक है। बस यही कह रहा है। जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है, यानी कि ये नीचा भाग है अभी भी। प्लीस्टोसीन काल में राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। भूगर्भिक संरचना के इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती हैं। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूह से निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचना है। यानी कि बिहार में प्राचीन और नवीनतम सब मिलता है। यहाँ विंध्यन क्रम भी मिलती है जो बहुत प्राचीन है, और यहाँ शिवालिक भी मिलती है जो नवीनतम है, और बिहार का मैदान तो नवीनतम है ही। इसके एक ओर हिमाचल का शिवालिक श्रेणी स्थित है, हिमालय होगा यहाँ, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है, हिमाचल ही हिमालय होगा। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है। क्या है, क्या बताया इसने? ऊपर की तरफ से देखें तो हिमालय का ये गंगा है, ये नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, ये हिमालय का है। उसके बाद ये गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, और बीच में ये बिहार है। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंधी प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिण भाग सबसे पुराना है। बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। अगर बिहार है ये, इसको 20 से बांटे तो दक्षिण का जो भाग है ये सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे के प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका भाग भी है, विंध्यन का भाग भी है, इसीलिए सबसे पुराना है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर खनिज की बात जब भी आए ऑप्शन में देखना दक्षिणी बिहार का कौन कौन सा जिला दिया है। खनिज संसाधन वहीं पाए जाते, पठारी भागों में,
पठारी भागों में ही पाए जाते हैं खनिज संसाधन। मैदान में खनिज नहीं मिलता, वहाँ पेट्रोलियम मिल भी सकते थोड़े बहुत। आगे बढ़ते हैं तो बिहार प्राचीन से लेकर नवीनतम तक है। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। गोंडवाना लैंड तो पता ही होगा, जब पूरा पृथ्वी एक ही था, ऊपर का अंगारा लैंड था, नीचे का गोंडवाना लैंड था, फिर दोनों बट गया पूरे स्थल, फिर अलग अलग हो गया, फिर भारतीय प्रायद्वीप यहाँ से आकर यूरेशियाई प्रायद्वीप में टकरा गया, हिमालय का निर्माण हुआ। ये सब तो ज्योग्राफी का बेसिक है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ी के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में बोला है, क्यों? क्योंकि उधर नदियाँ कम आई, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जलोढ़ कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण में अगर देखें तो बक्सर से मोकामा के बीच में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी की गहराई पाई जाती है। आरा, डुमराव, बिहटा तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300 से 350 मीटर बढ़कर 700 मीटर तक जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। अगर हम 1000 से 2500 मीटर तक खोदें तो हमें मिट्टी ही मिट्टी मिलेगा, उसके नीचे हमें पठारी भाग मिल सकता है मैदान में। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। जलोढ़ की गहराई कहने का मतलब यही है कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप अगर हम 1250-2500 मीटर तक खोदते जाएं तो मिट्टी ही मिलेगी हमें, उसके बाद हमें उसके नीचे पत्थर मिलेंगे। प्राकृतिक संरचना। बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्बियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से उत्तर चंपारण तृतीय कल्प से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, विंध्यन नवीन काल से संबंधित है। अलग अलग जिला अलग अलग कल्प से संबंधित है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को निम्न 3 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, तराई क्षेत्र। शिवालिक और तराई क्षेत्र तो एक ही हो गया। बिहार का मैदान और दक्षिण का पठार कितने भागों में बांटा गया है? शिवालिक एक हो गया ऊपर का भाग, उसके बाद से मैदान आ गया और दक्षिण का पठार आ गया। दक्षिणी बिहार का हिस्सा जो है वो दक्षिण के पठार का हो गया, बीच वाला बिहार का मैदान हो गया और ऊपर का कुछ भाग शिवालिक श्रेणी में आता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितने में है? 932 में। इसे पूरे क्षेत्र का विस्तार 586 किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भूभाग का 0.06% है। 0.06% मात्र है शिवालिक। ठीक है, यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है। यह टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। इस महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। तृतीय मोड़, 1, 2, 3 मोड़ हमने देखा था। महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, तीसरा मोड़ आता है यहाँ MBF ऐसे करके हम पढ़ते हैं। मेन बाउंड्री फोर्स से अलग होता है, थोड़ा सा डीप हो जाएगा वो। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इस क्षेत्र को 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। पश्चिमी चंपारण शिवालिक की 2 श्रेणियां हैं, जिनके बीच एक सक्रिय अनुदैर्घ्य घाटी है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 उपविभागों में बांटा जाता है। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग। इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 32 किलोमीटर लंबा, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी को रामनगर दून के नाम से भी जाना जाता है। इन निम्न पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग सतपुरा के निकट है, संतपुरा के निकट, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। सबसे ऊंचा भाग जो है रामनगर दून के बाद इस श्रेणी में रामनगर का एक दून पाया जाता है। दून क्या होती है? घाटी होती है। जैसे देहरादून वैसे ही रामनगर दून है बिहार में। इस निम्न पहाड़ी का भाग सबसे ऊंचा भाग संतपुरा के निकट है। कहाँ पर? संतपुरा के, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरदा नदी के निकट है। हरदा नदी के निकट। उत्तर पूर्वी घाटी। इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी
तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। नदियों ने दर्रे बना दिए हैं वहाँ। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग उत्तर पूर्वी दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है। हरदा नदी तो हरदा घाटी। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। हरदा घाटी कहाँ है ये? वहीं उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी घाटी है। बिहार में जो हिमालय का घाटी पड़ता है उसी में। सुमेश्वर की श्रेणी, ठीक, तो अभी हम ये देख रहे हैं शिवालिक की श्रेणी जो बिहार में है उसी के यह भाग हैं पश्चिमी चंपारण का। सुमेश्वर की श्रेणी, इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिखानथोरी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। सुमेश्वर श्रेणी, जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इनकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर उत्तर में 610 मीटर तक ऊंचा है। इस भाग में सुमेश्वर की ऊंचाई 874 मीटर है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिसमें सुमेश्वर दर्रा, भिखनाथारी दर्रा नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिसमें सुमेश्वर दर्रा, भिखनाथारी दर्रा और गरवा प्रमुख है। कौन कौन से? सुमेश्वर, भिखनाथारी और गरवा दर्रा। सुमेश्वर दर्रा और भिखनाथारी दर्रा कुदी नदी तथा गरवा दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित है। नेपाल आने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टान, बलुआ पत्थर, बजरी तथा अन्य सब स्फटिक कणों से हुआ है। ये मुलायम चट्टानें हैं। ठीक है। बिहार का मैदान, अब पढ़ते बिहार के मैदान के बारे में। 3 है, एक शिवालिक वाला पढ़ लिया अभी हमने, बिहार का मैदान पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी का मैदान पढ़ेंगे। बिहार का दक्षिणी भाग जो है, जो पठारी प्रदेश में आता है, उसको पढ़ेंगे। यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिहार कुल क्षेत्रफल का 96% है, 96.27% है। बिहार का यह विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला हुआ है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है। इनकी संरचना सरल है, यानी कि इसमें सिर्फ मिट्टी है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और मैदान में चौर के तरह की निचली भूमि है जिसे टाल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जलमग्न रहता है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है। ढाल धीमा है और एक समान है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। 6 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बाद इसका ढाल कम हो जाता है। गंगा नदी के मैदान का भाग, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है। निर्धारण 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा किया जाता है। कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण किया जाता है गहराई, कंटूर लाइन द्वारा। गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में विभक्त करती है, गंगा का उत्तर का मैदान और गंगा का दक्षिण का मैदान। बिहार के ठीक बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, ये उत्तर और ये दक्षिण। जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो अभी के संपूर्ण बिहार को उत्तरी बिहार कहते थे और झारखंड को दक्षिणी बिहार कहा जाता था। चलो आ जाते हैं बिहार का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती से हुआ है। ये गंगा नदी है, यहाँ से आके अलग अलग घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती ऐसे ही मिलती है ना, और नीचे से सोन मिलती है और अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ऐसे है इस मैदान का ढाल, उत्तरी मैदान का ढाल। गंगा के उत्तरी मैदान के कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। कितना है? उत्तरी बिहार जो है 62.86% है पूरे गंगा के मैदान का। समुद्र तल से, मतलब पूरे बिहार का, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर मात्र है, यानी कि ज़्यादा ऊंची नहीं है ये। गंगा में इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआबों में वर्गीकृत किया है, जैसे घाघरा गंडक दोआब। दोआब क्या होती है? 2 नदियाँ हैं उसके बीच के क्षेत्र में, ये घाघरा नदी है और ये गंडक नदी है, इसके बीच का ये दोआब हो गया।
घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है। ये जलोढ़ मिट्टी से बनी है जहाँ से नदियाँ मुड़कर अपने प्रवाह पथ बदलती रहती हैं। राज्य की उत्तरी सीमा पर यहाँ लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तथा 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के दक्षिण में दून और हरदा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उपतराई के मेखला है। अगर हम जाएंगे यहाँ तराई, उपतराई, दलदल ऐसे आएगा। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे गंगा नदी की तरफ तो उपतराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंगा तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत और मिट्टी से हुआ है। उत्तरी बिहार मैदान के नदियों से यहाँ दियार, चौर, प्राकृतिक तटबंध, झरना, झील का निर्माण हुआ है। चौर एक नीचा भाग होता है, नीचा भाग जहाँ पानी भर जाता है, जो सदा पानी से भरा रहता है। इस भाग में एक खास प्रकार की स्थलाकृति दियार का निर्माण होता है, दियारा। चौर क्या होता है, एक बाकी जगहों की तुलना में ये निचला भाग होता है जहाँ पर पानी भरा रहता है वर्ष भर, और इसको दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा। अगला है मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील का निर्माण हो जाता है। उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। तराई एवं उपतराई क्षेत्र, यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। हिमालय से ठीक नीचे के भाग को तराई वाला क्षेत्र कहते हैं, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसे भावर क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भावर में बड़े बड़े चट्टान दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, नदियाँ नहीं दिखती हैं। तराई में आके सारी नदियाँ फिर प्रकट होती हैं। बांगर भूमि क्षेत्र, तराई के बाद तराई से नीचे आएंगे तो फिर बांगर यानी कि पुराना जलोढ़, फिर आएगा नवीन जलोढ़, खादर। भांगर पुराने जलोढ़ होते हैं, इनको बांगर भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दोआब मैदान के क्षेत्र आते हैं। भांगर और दोआब के बीच में एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है, स्पष्ट दिखाई देता है। भांगर भी बाढ़ के ही मैदान है, लेकिन पुराना जलोढ़ है। ये नया जलोढ़ का खादर भूमि कहलाता है। यह नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित होता है। जिन नदियों के बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है वह नदियों किनारों पर खादर मैदान का विकास होता है। यह भूमि अति उपजाऊ होती है। चौर और मन प्रदेश क्या होता है? चौर या मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र है। कुछ चौर या मन मूलतः गोखुर झील हैं जिनका नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। उत्तरी बिहार के प्रमुख चौर हैं लखनी चौर पश्चिमी चंपारण, सुंदरपुर या बहादुरपुर चौर पूर्वी चंपारण में है। कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में। कुछ प्रसिद्ध मन टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील पूर्वी चंपारण, पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कुछ मन है ये निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी भर जाता है। दक्षिणी गंगा का मैदान, अब गंगा के दक्षिणी भाग में चलते हैं। दक्षिणी मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का 37% है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के समीप 135 किलोमीटर और गिदौर के समीप मात्र 40 किलोमीटर है, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। यह मैदान छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। यहाँ प्राचीन चट्टान नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि चट्टान की बहुलता है। यहाँ की पहाड़ियों में बिहार शरीफ के निकट पीर पहाड़ी, बिहार शरीफ के निकट कौन सी पहाड़ी? पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। गया में प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन की पहाड़ी है। जहानाबाद जिला बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। जहानाबाद जिला में नालंदा के दक्षिणी छोर पर, नालंदा के ठीक दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार पश्चिम में गया, पूर्व में गिरियक तक है। इस पहाड़ी प्रदेश में गिद्धकूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। मुंगेर में खड़गपुर का पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 160 से 500 मीटर तक है। इस पहाड़ प्रदेश में शेखपुरा, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं। तो दक्षिण में पठारी प्रदेश भी आते हैं। यह बिल्कुल समतल भाग है। इसके बीचों बीच में छोटा नागपुर के पठार का बहीवर्ती भाग है। गया के प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन ये सब पढ़ दिया हमने। शेखपुरा के पहाड़ियों का निर्माण करती है।
छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के मैदान का निर्माण हुआ है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार के से गंगा नदी की ओर जो नदियाँ आती हैं उनसे मैदान का निर्माण हुआ है। पठारी भाग से तो भी नदियाँ आती हैं गंगा में मिलने के लिए। इस मैदान के प्रमुख नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, पैमार, क्यूल और मान। ये सब नदियाँ बिहार के दक्षिणी बिहार की हैं। अलग अलग सोन नदी मिलती है, पुनपुन मिलती है, पैमार, क्यूल और मान नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी में। किसी दिन नदी पर पूरा मैप से वीडियो बनाएंगे हम। इसके निक्षेपण के द्वारा ऊंची भूमि का निर्माण हुआ है जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बिहार के घटना समग्र से बिहार समग्र से बीपीएससी के लिए मैंने जो हिस्ट्री का बनाया है उसके मैंने एमसीक्यू भी बना दिया। मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट का अपलोड हो जाएगा कल, और उसका बना दिया है मैंने मध्यकाल का, तो वो देख लेना। प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ गंगा समानांतर पूर्व की ओर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। है क्या ना, जैसे ये बिहार है, चौकोर बना लेते हैं बिहार को। ये गंगा नदी बह रही है, ये दोनों की तरफ से ढलान है। ऊपर की तरफ से भी नदियाँ आके मिल रही हैं। ऊपर यहाँ हिमालय है, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से भी नदियाँ आके गंगा नदी में मिलती हैं। यानी कि ढलान है, यहाँ बीच में गहरा क्षेत्र है, दोनों तरफ ऊंचा वाला क्षेत्र है। प्राकृतिक तटबंध के रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ गंगा के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती हैं। मतलब अगर गंगा नदी ऐसी बह रही है तो प्राकृतिक इसमें तटबंध है जिससे वो ऐसे बह बह के मिलती हैं। ठीक है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से किऊल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। पानी फैल जाता है बरसात में पानी की अधिकता के कारण, जिसका विस्तार पटना से मोकामा के बीच में है। इस क्षेत्र के प्रमुख टाल है बरहिया टाल। टाल क्या है? जहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। बरहिया टाल, मोकामा टाल, सिंघोला टाल, मोर टाल इत्यादि। टाल क्षेत्र में दक्षिण बढ़ती ऊंचाई वाला मैदानी भाग स्थित है, जो मैदान और पठार का संगम स्थल होता है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी अपने दक्षिणी किनारे पर प्राकृतिक कागार का निर्माण किए जाने के कारण कागार के आसपास ढाल दक्षिण की ओर है, जिस कारण गंगा दक्षिणी बिहार की नदियां गंगा से सीधे न मिलकर उनके समानांतर पहले प्रभावित होती हैं, उसके बाद जाके मिलती हैं, प्रवाहित होंगी। जैसे अगर गंगा नदी ये बह रही तो ऐसे नदियों को मिल जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे नहीं मिलती हैं क्योंकि उनके बीच में ऊंची जगह आ जाती है। तो ये क्या करती हैं, जैसे गंगा नदी ऐसे बह रही है तो ऐसे मिलती है जाके। इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी द्वारा दक्षिण किनारे पर प्राकृतिक कागार के कारण ये उनके समानांतर प्रवाहित होते हुए गंगा मिलती है, जिसे पीनेट प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। पीनेट प्रवाह प्रणाली समानांतर बहने के बाद जाके मिलती है। गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी को भी हमने बांटा था, अब दक्षिणी को भी हमने बांटा है। सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये 3 भागों में बांटा। अंग हो गया भागलपुर, जनपद भी था, मगध भी जनपद था। सोन गंगा या सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, जहाँ टाल नहीं मिलता है, इसे भोजपुर का मैदान कहा जाता है। सोन गंगा दोआब में टाल एक भी नहीं मिलता है। मगध का मैदान यह सोन और क्यूल नदी के बीच है, क्यूल लखीसराय के आसपास। अंग का मैदान यह क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है, भागलपुर तक। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तृत है। यह भूखंड कठोर चट्टान से निर्मित है। बिहार के दक्षिण पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर और बांका आदि जिले हैं। यह कुल मिलाकर 2927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.68% है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिलों में फैला हुआ है। ये विंध्य श्रेणी में आता है। यह पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है, जो बालू पत्थर, चूना पत्थर और सैल से निर्मित है। अभी हमने देखा कि चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत है, जरा आप मुझे देख के बताना। छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिला में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व में बांका, दक्षिण जमुई तक है। यह पहाड़ी भाग राज्य के 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ ग्रेनाइट, सैल, स्लेट, क्वार्टरजाइट चट्टानें हैं। इस पहाड़ी की सीमा 150 मीटर की समोच्च रेखा बनाती है।
कैमूर के पठार और खड़गपुर के पहाड़ी के बीच औरंगाबाद, गया और नवादा पठार भी दक्षिणी बिहार के मैदान में स्कार्प द्वारा मिले हुए हैं और पहाड़ी घाटियों में विभक्त हैं। कैमूर के पठार में कौन कौन से? खड़गपुर के पहाड़ियों के बीच औरंगाबाद, गया और नवादा के पठार भी दक्षिण बिहार में मिले हुए हैं। दक्षिण का पठार बिहार के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम के कैमूर पठार से लेकर पूरब में बांका के पहाड़ी तक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गया का दक्षिणी भाग, राजगीर का गिरियक का पठारी क्षेत्र, नवादा, किऊल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है। दक्षिण के पठार में दक्षिण के पहाड़ी भाग का 4 भागों में उपविभाजित किया गया है। दक्षिण के पठारी भाग का कौन कौन सा? कैमूर का पठार, गया पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र और नवादा मुंगेर। कौन कौन सा? नीचे के ज़िले हैं सारे। कैमूर चले गए हम, कैमूर के बगल में फिर पूरब की तरफ आएंगे तो गया, राजगीर गिरियक आ जाएगा, फिर इधर आएगा नवादा और मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार यह विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कैमूर का पठार दक्षिण पश्चिम। इसका सीमांकन उत्तर के शाहबाद के मैदान से दक्षिण में कैमूर जिला के सीमा से होता है। यह 483 किलोमीटर लंबाई और 80 किलोमीटर चौड़ाई से फैला अपर्दित और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र रोहतासगढ़ है। कौन सा? रोहतासगढ़, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। रोहतासगढ़, इसे रोहतासगढ़ पठार के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी इस पहाड़ी भाग को सोन नदी इस पहाड़ी भाग को काटती है और अतः यहाँ पहाड़ियाँ एवं टोकरियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। गया पहाड़ी क्षेत्र रोहतासगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र को काटकर सोन नदी आगे बढ़ती है और कहाँ मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है पटना के पास। गया पहाड़ी क्षेत्र गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। ये पहाड़ियाँ मैदानी भाग में स्थित हैं। जो छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तार भाग है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनमें जेठियन, हिंडाज व हल्दिया के पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। गया व जहानाबाद के सीमा पर बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी स्थित है, जबकि गया शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी व कटारी पहाड़ी है। ये तभी हमने देखा ही था, गया शहर के निकट ही है ये सब। बराबर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा जिले के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ी अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में गया, पूरब में गिरियक तक है। इस पहाड़ी प्रदेश में गिरधकूट पहाड़ी 446 मीटर ऊंची है। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र यह नालंदा जिले में स्थित है, जिसमें वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी नामक पहाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें वैभवगिरी की ऊंचाई सर्वाधिक 380 मीटर है। राजगीर पहाड़ी की बात हो रही है। इन पहाड़ी में क्वार्टरजाइट और स्लेट की प्रधानता है। नेक्स्ट है अंतिम नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, जिनका विस्तार जमालपुर, मुंगेर से जमुई तक है। कहाँ से कहाँ तक? मुंगेर हो गया इधर से जमुई तक। इस पहाड़ी क्षेत्र में वाकिया, चकाई, मंदरा, गागेश्वरी, शेखपुरा, सुकरपीट, बिहार शरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। ये सब पहाड़ियों के नाम हैं। पूछ सकता है ये किस श्रेणी में है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र का भाग है ये सब। इन पहाड़ियों में क्वार्टजाइट की प्रधानता है। तो क्वार्टजाइट की प्रधानता किस में है? नवादा मुंगेर पहाड़ी में। और किस में है? राजगिरी गिरियक पहाड़ी में है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या? इससे संबंधित क्वेश्चंस करने लेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? जितने 36-37 क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।